हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आगे फिर से हम आप लोगों के सामने करने रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो एक ऐसी काली शक्ति के बारे में है जो कि इस दुनिया से नहीं है, लेकिन उसे इस दुनिया में बुलाया किसने, क्यों और उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, वो आज हम जानने वाले हैं हमारी आज की स्टोरी के अंदर। अगर आपके पास वैसे कोई रियल एक्सपीरियंस है या फिर कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन आईडीज के ऊपर। और इसी के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखें, आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही रियल सुपरनैचुरल स्टोरीज। हमारी आज की कहानी बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल के हरिनारायणपुर गांव से, जिसका ये नाम पहले था, उसका नाम बदल गया है। और ये कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम था तुषार और करीम। तुषार अनिमेश के मामा है जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। और यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसपे शायद आप बिलीव भी ना कर पाए। स्टोरी को ठीक से समझने के लिए आपको इस गांव की थोड़ी सी ज्योग्राफी के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो गांव था एक छोटा गांव था। इनके गांव से एक नदी निकलती थी, और नदी जब गांव से बाहर निकलती थी तो उस नदी के एक तरफ तो थे खेत और एक तरफ था खजूर के पेड़ों का बहुत बड़ा जंगल। सर्दियों का टाइम था, आप ये मान के चल सकते हैं जनवरी के आसपास का समय था। और उस टाइम पर इनका जो गांव था उसमें 3 दिन से मौसम लगातार बड़ा ही खराब सा हो रहा था। मतलब आसमान में बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए थे। 2 दिन से सूरज तक नहीं निकला था, चांद तो रात दिखाई नहीं देता, बिल्कुल काली घनी रात रहती थी। 2-3 दिन के बाद थोड़ा मौसम ठीक हुआ और उस दिन रात को बादल कम थे, बहुत कम थे, चितराए चितराए बादल थे, कुछ नहीं थे, लेकिन ठंड का अच्छा खासा मौसम था। अच्छा, जो खजूर के पेड़ हैं, इन खजूर के पेड़ों से वहां पर एक रस निकाला जाता था जो कि बहुत ही मीठा होता था। तो उस रस को निकालने के लिए किया क्या करते थे ये लोग, बेसिकली जो खजूर का पेड़ आप जानते हो बहुत लंबा पेड़ होता है, उस पेड़ पे जहां से पत्तियां निकलती थी उसके जस्ट नीचे तना, एक सॉफ्ट सा तना होता था, उसके अंदर ये लोग लकड़ी की कील ठोक देते थे। और उस कील को ठोकने के बाद उससे ड्रिप कर करके, बूंद बूंद करके उस खजूर का रस निकलता था। ऐसा कहा है अनिमेश ने कि एक बार इसने वो जूस पिया हुआ है वही जानता है कि वो कितना मीठा होता है। तो बेसिकली रात भर के लिए वो कील ठोककर उसके नीचे एक हांडी बांध दी जाती थी और उस हांडी में टिप 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 करके पूरी रात में वो रस जो था वो इकट्ठा हो जाता था। और फिर सुबह आकर लोग उसको उतार लिया करते थे। तो जिस दिन मौसम साफ हुआ था उसी दिन की बात है। करीम तुषार के पास आकर बोलता है कि यार बहुत सारे लोगों ने हांडी लटका रखी। तो बेसिकली जो मटकी थी उसको हांडी बोला करते थे, चले क्या जूस लेने। तो तुषार और ये दोनों ही दोस्त बिल्कुल बदमाश थे, मतलब बिल्कुल शरारती थे, डरते ही किसी के बाप से भी नहीं थे। ये आपको आगे स्टोरी पता लग जाएगा। और इन्होंने डिसाइड किया कि 2 बोतल वो रस लेकर आएंगे, लेकिन दिन में ये लोग रस लेने नहीं जा सकते क्योंकि जो हांडी लगाता है वो उसकी पहरेदारी भी तो करता ही होगा। तो रात के टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि जब सब लोग घर में सो जाएंगे तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और वो रस लेकर आएंगे। तो रात को करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सब लोग यहाँ पर सो गए और ये दोनों दोस्त चुपचाप वहां से निकले। ठंड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए थे और उसके बाद भी ठंड ठंडी हवाएं चल रही थी। ये गांव से चलते चलते दोनों के हाथ में एक बॉटल थी जिसके अंदर ये रस भरकर लेकर आने वाले थे। गांव की नदी के पास पहुंचे। उस टाइम पर नदी में पानी कम था तो आराम से चलकर नदी को पार किया सकता था, तो बहुत कम पानी था उसके अंदर। तो दोनों दोस्तों ने नदी को पार किया और पार करके उस तरफ पहुंच गए जहां पर खजूर के बहुत सारे पेड़ थे। उस दिन चांद निकला हुआ था, लेकिन बार बार बादल आ रहे थे जो चांद को कवर कर रहे थे। रोशनी कभी आ रही थी कभी जा रही थी। दोनों दोस्तों ने जंगल के अंदर गए खजूर के पेड़ों की तरफ और उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि किस किस पेड़ के ऊपर मटकी लगी हुई है। वो एक पेड़ के नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि ऊपर एक मटकी लटकी हुई थी। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया और जैसे ही चांद के ऊपर से बादल हटे, चांद की रोशनी आई और फिर दोनों दोस्तों ने अपना काम शुरू कर दिया। यहां पर करीम पेड़ के ऊपर चढ़ा। पेड़ के ऊपर चढ़ के उसने उस मटकी में से बॉटल के अंदर वो रस डाला और फिर वो उसके बाद नीचे आ गया। उसने एक बॉटल को पैक कर लिया। एक बॉटल भरने के बाद अब वो अपने दूसरे पेड़ को ढूंढने के लिए निकल चुके कि देखते हैं अब किस पेड़ के अंदर, मटके के अंदर इतना रस होगा कि हमारी बॉटल को भर दे। तो इस तरह से उन्होंने एक एक करके, एक बार करीम चढ़ता, एक बार तुषार चढ़ता, किसी एंड में रस ज्यादा मिलता, किसी कम मिलता, और उन्होंने अपनी दूसरी बोतल को भी भरना शुरू कर दिया था। एक पेड़ के नीचे आकर अब बारी तुषार के चढ़ने की थी। तो तुषार जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा एकदम से 3 चीजें हुई। उसने उस पेड़ पे चढ़ने के लिए अपना पैर रखा ही था, एकदम से बहुत तेज हवा चली। उस हवा के साथ साथ ही बहुत गंदी बदबू आई, जैसे एक साथ हजारों लाशें सड़ गई हो। और तीसरी चीज, करीम ने तुषार का हाथ पकड़ा, कंधे पे से बोला, भाई उधर देख, वो कौन खड़ा है।
तुषार ने घूम के उसकी तरफ देखा तो वो आदमी उसी पेड़ के पास खड़ा था जहां पर उनकी बॉटल, बैग वगैरह सब कुछ रखे हुए थे, और वो आदमी सिर्फ एक बुत की तरह से खड़ा हुआ इन लोगों को देख रहा था। इतनी भरी ठंड के अंदर भी उस आदमी ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था, सिर्फ नीचे एक सफेद कलर की धोती पहनी थी जो कि चांद की रोशनी के अंदर बहुत ही अलग तरीके से चमक रही थी। उस आदमी के लंबे लंबे सफेद बाल चांद की रोशनी के अंदर चमक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। तुषार ने करीम की तरफ देख के बोला, यार लगता है ये आदमी भी अपनी तरह हांडी तोड़ने आया है। तो करीम ने बोला कि वो सब ठीक है, लेकिन वो तो अपने सामान के पास में खड़ा हुआ है। तो करीम ने अपने हाथ से वो जो पेड़ पे काटते हैं वो कटारी निकाली और उस आदमी की तरफ कटारी देख के बोला, कौन है वहां? करीम के बोलने के बाद भी उस आदमी के अंदर किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। उसने फिर से बोला, चुपचाप यहां से भाग जा, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। करीम का इतना बोलने के बाद भी वो आदमी ऐसे के ऐसे ही खड़ा हुआ था, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। करीम ने फिर बोला, जो बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है कि चुपचाप यहां चला जा, नहीं तुझे काट के रख दूंगा। लेकिन उस आदमी के अंदर कोई हलचल नहीं। अब आप समझते हैं जवान खून, इतनी धमकी देने के बाद भी अगर वो टस से मस नहीं हुआ तो करीम ने सीधा वो कट निकाला, उस आदमी की तरफ भागते हुए, साले जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, और उसको गाली दी। और जैसे ही करीम उस आदमी के पास पहुंचा, यू वॉन्ट बिलीव, उस आदमी ने लाइट की स्पीड से करीम की मुंडी पकड़ी और यूं मारी। और ये सब अपनी आंखों से लाइव देख रहा था तुषार। पेड़ के पास खड़े खड़े उसकी हालत टाइट हो चुकी थी और अब वो आदमी तुषार की तरफ ही देख रहा था। तुषार का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, उसको लगता है शरीर में कोई अंग ही नहीं है, बस वो सामने देख रहा था। उसे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। नीचे करीम पड़ा पड़ा ऐसे 2-4 बार उसने अपने हाथ पैर मारे और फिर उसकी बॉडी एकदम शांत हो गई। यहाँ तुषार को समझ में आ गया था कि करीम मारा जा चुका है। और अब जैसे ही करीम मरा, उस आदमी ने एक हंसी निकाली, और ऐसी हंसी जिसको कोई इंसान नहीं कर सकता। ये सब देखते ही तुषार की हालत बुरी तरह से टाइट, उसकी सेंसेस जैसे ही वापस आई, उसने ना आव देखा ना ताव, वो सीधा एक सांस में नदी की तरफ भागा, नदी क्रॉस की और सीधा पहुंचा अपने घर पर। जैसे वो घर के पास पहुंचा, उसे एकदम से भारी हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके बाद उसे और कुछ याद नहीं है। जब उसकी आंख खुली तो उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। उसकी माँ बैठकर पास में रो रही थी। जैसे अपने सेंसेस में उसे वापस से सारी बातें याद आई और उसने रोना शुरू कर दिया। और रोते उसने बोला कि मैं करीम के साथ हांडी चुराने गया था और इस तरह से उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ और उस आदमी ने करीम की गर्दन को इस तरह से मोड़ दिया है। अब ये बात पता चलते ही वापस से और उसके करीम के माँ बाप को और बाकी गाँव वालों को बुलाया गया। इधर से इसके जो पिताजी थे वो तुषार को अपने साथ लेकर चल रहे थे, क्योंकि वही जानता था कि वो जगह कहाँ पर थी जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। ये सब लोग वहाँ पहुँचे। ये जब पहुँचना था सुबह का टाइम हो चुका था। नदी इन्होंने पार की और पहुँचे वहीं उस खजूर के जंगल में। ये उस जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ सफ़ेद सी चीज़ ज़मीन के अंदर धंसी हुई थी। उसके पास में जब इन्होंने देखा तो सबके होश उड़ गए। सामने करीम की लाश पड़ी थी जो कि 2 टुकड़ों के अंदर बटी हुई थी और उसका शरीर बिल्कुल सिकुड़ गया था, जैसे उसके शरीर से किसी ने मांस और खून दोनों चूस लिया हो। इसको देख के तुषार फिर से एक और बार बेहोश हो गया। पूरे गांव में कोहराम मच गया और ये खबर फैल गई किसी ने करीम को रात को मार दिया है। ये कहानी अगर यहीं खत्म हो जाती तो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते कि आखिर वो आदमी कौन था, क्यों उसने करीम को मारा और आखिर वो यहाँ पर क्या लेने आया था। लेकिन कहानी में अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। अपने बेटे की हालत देखकर करीम की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन एक इंसान बिल्कुल शांत था और वो था करीम का बाप। आपको ये कहानी सुनने में मजा आ रहा है ना? बस यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इस इंसिडेंट के बाद पुलिस आई, पूरे गांव में पूछताछ हुई, पंचायत बैठी, लेकिन ये किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर वो सफेद बालों वाला आदमी कौन था, उसने करीम को क्यों मारा और करीम की लाश की ऐसी हालत कैसे हो गई। इधर तुषार की नींदें उड़ चुकी थी। उसको रात को नींद आना बंद हो गई थी, क्योंकि जब भी वो सोने के लिए आंख बंद करता उसे सिर्फ वही सफेद बालों वाला आदमी दिखाई देता। वो पूरी पूरी रात आंखों में गुजारता था। दिन में वो थोड़ी देर सोता था, लेकिन रात में शाम को अंधेरा होते ही उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी, वो सफेद बालों वाला आदमी। 2 हफ्ते में उसका वजन ऑलमोस्ट आधा हो चुका था और इस तरफ उस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि एक लड़की ने खजूर के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। सारे गांव वाले वहां पहुंचे और वहां जाके जब सबने देखा तो सबके सब सन्न रह गए। वो लड़की कोई और नहीं,
करीम की बहन थी और वो उसी खजूर के पेड़ पर लटकी हुई थी जहां पर तुषार को वो आदमी दिखाई दिया था। जी हाँ, तुषार भी वहां सब लोगों के साथ पहुंचा। उसने देखा कि ये तो वही पेड़ है जहां पर वो आदमी इनको दिखाई दिया था और उसकी बॉडी से भी ऐसा लग रहा है जैसे सूख चुकी थी उसकी बॉडी की, सारा का सारा खून किसी ने पी लिया हो। मात्र 7 से 8 दिनों के अंदर करीम और उसकी मां ने अपने बेटे और बेटी दोनों को खो दिया था। उसकी मां को समझ में नहीं आता, वो तो बिल्कुल बार बार बेसुध होकर गिर रही थी कि अभी वो अपने बेटे की मौत के गम से बाहर नहीं निकली थी और उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन आज भी वो इंसान बिल्कुल चुप था। शायद वो कुछ चीजें जानता था। उनकी बेटी के लास्ट रिचुअल्स किए गए और उसके 2 दिन बाद ही एक आदमी, जो गांव का ही आदमी था, वो अपने खेत में काम करने जा रहा था। चलते तो उसकी नजर सामने पड़ी तो उसने देखा कि किसी लड़की के शरीर को जमीन के अंदर आधा ऐसे धसाया हुआ है उल्टा करके और उसके 2 बिल्कुल सूखे हुए पैर बाहर निकले हुए हैं। बिल्कुल ऐसे से उन पैरों से किसी ने खून मांस चूस लिया हो। जैसे उसने देखा, फिर से गांव में हल्ला हुआ। सभी गांव वाले फिर से भागकर समझता कि गांव में ये चल क्या रहा है, क्या चीज आ गई है, कोई सीरियल किलर है, कोई जानवर है या ये कोई दूसरी शक्ति है। सबके सब वहां पहुंचे और जब उस लाश को बाहर निकाला गया तो ये मान लो कि सबके अंदर ऐसी हालत हुई थी, काटो तो खून नहीं। वो जो तीसरी लाश थी, जी हाँ, वो करीम की अम्मी की थी। एक एक करके तुषार के दोस्त के पैरों के सारे लोग मर गए, लेकिन अभी भी कोई खामोश था, तो वो था उसका बाप। इसके जो पिताजी थे वो बिल्कुल अलग नेचर के इंसान थे। लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, घर में बीवी बच्चों से बहुत मारपीट किया करते थे। और एक खास बात जो इनके बारे में तुषार ने बताई थी वो ये था कि वो रात के टाइम पर गांव से दूर कहीं निकल जाया करते थे और सुबह ही वापस लौटते थे। और अगर किसी ने गलती से इस बारे में उनसे पूछ लिया तो ये मान लो कि उस इंसान की शामत नहीं। पूरे गांव को ये लगने लगा था कि ये सब शायद करीम के पिताजी ने ही किया है, उन्होंने इन तीनों को मारा है। लेकिन किसी के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं था। 2 हफ्ते में गांव के 3 लोग इस तरह से मारे जा चुके थे। गांव वालों ने शाम के टाइम पर वहां से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद ही जब एक दिन सभी लोग गांव वाले सुबह से उठ उठे तो उन्होंने देखा कि करीम का जो घर था वो बिल्कुल जलकर राख हो चुका था। करीम का घर बिल्कुल ऐसे नहीं था कि अलग हो, उसके आसपास बहुत सारे घर थे, दीवार से दीवार जुड़ी हुई थी। अगर करीम के घर में आग लगती तो आसपास के घरों तक धुआं निशान कुछ तो पहुंचता, लेकिन आसपास के घर बिल्कुल अनटच थे। सिर्फ करीम का घर ही जलकर राख में बदल चुका था और उसके अब्बू का कोई अता पता नहीं था। फिर से किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि उनको लगा कि शायद ये उसके भागने का तरीका है ताकि गांव वालों को लगे कि वो जल के मर गया है और वही अपने बीवी बच्चों का कातिल था। तो पूरे गांव में थ्योरी एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि अपने बच्चों को किसी और ने नहीं, करीम के बाप ने ही मारा है। इस तरह से सब लोग लगे चलो ठीक है, अब जो भी हुआ क्या कर सकते हैं, बहुत बुरा हुआ। 2-3 दिन लाइफ सेटल हुई, लेकिन एक दिन गांव के सरपंच जो थे, जो मुखिया थे, उनके घर से बच्चा गायब हो गया। जैसे बच्चा गायब हो पूरे गांव में खबर फैली, सारा गांव उस बच्चे को ढूंढने लगा। 2 दिन के बाद उनको वो बच्चा मिला, लेकिन ऐसे हालत में जैसे किसी ने किसी कपड़े को निचोड़ दिया हो ना, बिल्कुल ऐसा। उसके शरीर की उसकी लाश को देख सकते ना उसके अंदर कोई खून है ना ही पानी है। अब गांव का चौथा इंसिडेंट हो चुका था और पूरे गांव वाले पूरी तरह से घबरा गए। तो लग रहा था कि ये क्या हो गया, गांव में कौन आ गया, कहीं कोई पिशाच, कोई शैतान तो इस गांव के अंदर नहीं आ गया जो इस तरह से एक एक करके लोगों को मार रहा है। और अगर यही चलता रहा तो ये पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाएगा। फिर गांव में पंचायत बैठी इस समस्या का समाधान खोजने के लिए, लेकिन किसी को किसी तरह का कोई हल नहीं मिला। इधर तुषार की हालत और खराब होती जा रही थी। वो बिस्तर पे ही पड़ा रहता था, उसके शरीर से एक अजीब सी सड़ांध आती थी, वो उठ भी नहीं पाता था अपने बिस्तर से। उसकी माँ मुंह पे कपड़ा लगा के उसको खाना खिलाने आती थी, यानी वो बदबू पूरे घर में फैल रही थी। उसके पिताजी उसको देख देख कर सिर्फ किलसते रहते थे कि वो क्या करे क्या नहीं करे। एक दिन की बात है, उनकी माँ जो थी वो किसी मंदिर में गई थी और अपने बेटे के लिए भगवान का प्रसाद और फूल लेकर आई थी। और वो फूल उसके सिर पर रखने जैसे उस कमरे में घुसी तो बहुत तेज चिल्ला के वहीं बेहोश हो गई। सारे घर वाले भाग के उन्होंने उनको उठाया और उन्होंने पूछा तो रोते अपने पति से बोली कि हमारे बेटे को बचा लीजिए, इसके साथ बहुत बुरा होने वाला। तो उन्होंने पूछा कि हुआ क्या, तो उसने बताया कि जैसे वो कमरे में घुसी उसने देखा कि तुषार का आधा शरीर सड़ चुका है और उसमें से कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे हैं। ये उनका हेलुसिनेशन था, उनको एक विजन आया कि ऐसा हो गया है। शायद
ये एक इंडिकेशन था, उसकी माँ ने सेंस कर लिया था कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है और वो बस एक ही बात बोलती, कुछ भी करके इसको आपको बचाना है वरना इसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। उसके बाद इनके पिताजी बिना कुछ बोले अगले दिन वहाँ से चले गए। बोला कोलकाता के लिए निकल गए थे वो, तो घर में बोला गया कि किसी काम से गए हैं। शाम को वापस आए और शाम को आकर वो तुषार से बोलते हैं कि बेटा तुमको हमारा एक काम करना, तुम्हें हमारे साथ बाहर चलना होगा। तो उसने बोला कि मैं बाहर कैसे चलूंगा, मेरी तो हालत ही ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, एक छोटी सी यात्रा है, तुम भी बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हो तो तुम्हें भी वहाँ चलकर अच्छा लगेगा। तो थोड़ा अच्छा लगा, चलो ठीक है बाहर निकलने को मिलेगा। तो उसके पिताजी ने उसको कपड़े वपड़े पहनाए, उसको अपने कंधे के सहारे लेकर और वो चलने लगे। चलते चलते वो गाँव का जो शमशान था वहाँ पर जाकर पहुँचे और वहाँ जाकर जब तुषार ने देखा तो कौन सी यात्रा, उस शमशान में पूरा गांव खड़ा हुआ था, बीच में एक हवन जल रहा था और उसके पास में एक लंबा सा साधु बैठा हुआ था। तभी तुषार के पिताजी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो तुषार जो खड़ा नहीं हो पा रहा था वो बिल्कुल खड़ा हुआ था। साधु के इशारे पर गांव के 2-3 लोगों ने रॉ कटा हुआ बकरा उसके सामने लाके रख दिया। उसको देखकर तुषार को बड़ा अजीब सा फील होने लगा। उसके सामने वो जो बकरा रखा हुआ था वो उसको देखकर उसको दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके खून की जो गंध थी वो उसको एक अजीब सा ही फीलिंग दे रही थी। थोड़ी देर के बाद अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसे ये पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। वो बेहोश तो हो गया था लेकिन वो बेहोश होकर नीचे नहीं गिरा था। लेकिन सारे गांव वाले उसे देख रहे थे। बाद में तुषार को चीज पता भी चली कि जैसे उसके सामने वो बकरे लाके रखे गए, जैसे एक छोटा बच्चा बोतल से दूध पीता है, ऐसे पकड़ के वो उनसे खून चूस रहा था और पूरा गांव अपनी आंखों से इस चीज को देख रहा था। यहाँ पर मैं आपको उन साधु के बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली जो इनके पिताजी थे जब वो कोलकाता गए तो वो सीधे पहुंचे तारापीठ और वहां पर वो एक गुरु महाराज आचार्य को जानते थे जिनका नाम था काली कृष्ण आचार्य। वहां पर वो एक गुरु आचार्य को जानते जिनका नाम था काली कृष्ण आचार्य। जन्म से लेकर इस उम्र तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके पास हर तरह की सिद्धि थी, शमशान सिद्धि, बेताल सिद्धि, हर तरह की साधना में वो पारंगत थे और इसी के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ भी थे। लोग ये कहते थे कि जब गुरुजी साधना करते थे तो 2 भयानक काले कुत्ते उनकी प्रोटेक्शन करते, उनके चारों तरफ आसपास किसी को फटकने भी नहीं देते हैं। वो रात के टाइम पर साधना किया करते थे, लेकिन सुबह उन कुत्तों का नामो निशान नहीं था। किसी ने कभी भी उन कुत्तों को दिन के अंदर नहीं देखा था। तो उस दिन जब उसने उन दोनों बकरों का खून पी लिया, उसके बाद गुरुजी ने उससे पूछा कि बोल तू कौन है और यहाँ पे कैसे आया। तो उसने बताया कि वो इस दुनिया से है ही नहीं, वो तो सोया हुआ था, लेकिन उसे जगाया उस इंसान ने, यानी करीम के बाप ने। उसने बताया कि वो काले जादू की प्रैक्टिस किया करता था और उसी ने उसको जगाया था और उससे वो अलग अलग गलत काम करवाया करता था। लेकिन एक दिन उसने एक भूल की और उस भूल से मैंने उसे पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने परिवार और इस गांव को मेरे हवाले कर दिया और वो यहां से भाग गया। और अब मैं ये पूरा गांव खत्म कर दूंगा और जब मेरी भूख शांत हो जाएगी तो मैं जहां से आया था वापस वहां चला जाऊंगा। फिर उन गुरुजी ने पूछा, अच्छा तो तूने इस लड़के को क्यों अभी तक नहीं मारा है? तो उसने बोला कि मुझे रहने के लिए एक शरीर चाहिए, बिना शरीर के मैं रह नहीं सकता और जब मैं इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा तो इसके बाद इस शरीर को भी खत्म करके यहां से चला जाऊंगा। इसके बाद उन गुरुजी और उस जो भी वो एंटिटी उसके पीछे बहुत बहस हुई और उसके बाद ये एंटिटी एकदम से दांत निकाल के गुरुजी के ऊपर हमला करने वाले थे। जैसे वो उनकी तरफ आगे बढ़ा, अचानक से 2 बहुत भयानक कुत्ते गुरुजी के सामने आके खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो जस्ट उनके पीछे से निकलकर यहाँ सामने आके खड़े हो गए और वो उसकी तरफ गुर्राने लगे। और उन दोनों कुत्तों को देखते ही यहाँ पर तुषार के अंदर जो एंटिटी की हालत खराब, उसने बोला कि इन दोनों को वापस बुला ले इन दोनों शैतानों को। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों शैतान अब यहाँ से नहीं जाएंगे। तो चुपचाप आदमी वापस जाकर अपनी जगह पर तुषार बैठ गया और उसके बाद फिर साधु से बात करना। साधु ने उससे पूछा कि अब बता तो यहाँ से जाएगा या नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम इन दोनों शैतानों को हटाओ। तो उनसे बुरी तरह डर गया था। वो दोनों डॉग्स लोगों की आंखों के सामने, जैसा कि उसने डिस्क्राइब किया है, उनके पीछे गए और अंधेरे में कहीं पर एकदम से वापस से गायब हो गए। जब वो गायब हुए तो इन दोनों के बीच में वापस से कम्युनिकेशन शुरू हुआ और बोले कि बोल अब तू जाने का क्या लेगा। तो उसने तुषार ने उनको बताया कि मुझे तुम लोग 4 बकरे और ला कर दो और वो भी यहाँ नहीं, वो जो नदी के पार बंजर ज़मीन है वहाँ पर ला के छोड़ देना, मैं इसके बाद वापस यहाँ से चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जो चाहिए तुझे मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना दोबारा लौट के वापस नहीं आएगा। उसने बोला कि मैं चला जाऊँगा
लेकिन तुम ही लोग मुझे वापस जगाओगे, तुम ही लोग मुझे वापस बुलाओगे, इस जगह पर नहीं तो किसी और जगह, क्योंकि तुम लोग ही हमें जगाते हो अपने काम करवाने के लिए। इतना बोलते ही एकदम से तुषार बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली दोबारा अपने घर के अंदर, और अब वो बहुत लाइट महसूस कर रहा था। उसका सिर का भारीपन जा चुका था, बदबू जो आया करती थी सिर से वो नहीं आ रही थी। उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था और उसे लग रही थी बहुत तेज भूख। उठते उसने अपने मम्मी पापा से बोला कि मुझे खाना चाहिए। उसको खाना खिलाया गया और दिनों की जगह वो आज बहुत लाइट फील कर रहा था। उस एंटिटी के कहे अनुसार लोग वहां पर 4 बकरे एक पेड़ के पास बांध कर आए थे उस बंजर जमीन में, और अगले दिन जब लोगों ने वहां जाकर देखा तो वहां पर सिर्फ उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। वो जो गुरुजी थे उन्होंने उसी शमशान में काली मंदिर की स्थापना भी की, और आज भी वो काली मंदिर उस गांव में प्रेजेंट है। और आज भी गांव के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उस मंदिर में जाते जरूर हैं, और उसी मंदिर ने इस गांव को आज तक प्रोटेक्ट किया हुआ है। लेकिन करीम के पिताजी का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता है। वो आज भी इस दुनिया में है या फिर उस एंटिटी ने उनको भी जिंदा नहीं छोड़ा, ये कोई नहीं जानता है। ऑल दो स्टोरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं, लेकिन जैसा मुझे बताया गया है ये स्टोरी थोड़ी पुरानी है, पुराने टाइम की है, और जैसा अनिमेश को डिस्क्राइब किया गया ऐसा ही उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।